नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी कूलिंग के बारे में। आज की मेरी यह वीडियो सीसीएम और कास्टर के लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेकेंडरी कूलिंग क्या होती है और सेकेंडरी कूलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में। और दोस्तों, सेक्शन साइज के अकॉर्डिंग हमारी सेकेंडरी कूलिंग कब और कितनी होनी चाहिए, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसेस की। व्हाट इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द सेकेंडरी कूलिंग प्रोसेस, यानी कि दोस्तों सेकेंडरी कूलिंग प्रोसेस के दौरान क्या इम्पोर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी कूलिंग फॉर कंटिन्यू कास्टिंग मशीन इन क्लाउड टू डिफरेंट कूलिंग परफॉर्मेंस, यानी कि दोस्तों सेकेंडरी कूलिंग के प्रोसेस में हमारी कंटिन्यू कास्टिंग मशीन में दो अलग अलग प्रोसेस शामिल हैं। फर्स्ट इज कूलिंग ऑफ द स्टील इटसेल्फ, स्लैब, ब्लूम, ब्लेड, बीम एंड ब्लैंक। सेकेंड इज कूलिंग ऑफ द रोल्स ऑफ कास्टिंग मशीन, यानी कि दोस्तों हमारी सेकेंडरी कूलिंग का प्रोसेस है स्लैब, ब्लूम, ब्लेड, बीम, ब्लैंक एंड स्टील को ठंडा करना, एंड दोस्तों कास्टिंग मशीन के रोल को कूलिंग करना। अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की। तो द कूलिंग पैरामीटर रेली ऑन वेरियस कंडीशन, यानी कि दोस्तों हमारी सेकेंडरी कूलिंग अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। द डिफरेंट स्टील ग्रेड टू बी कास्ट एंड द डिफरेंट स्टील शेप, स्लैब, ब्लूम, ब्लेड, बीम, ब्लैंक as cooling performance need to be at just too much each shape spray coverage, and the spray coverage will be impact the spray nozzle alignment and the casting speed, the cooling control system, the machine maintenance flexibility, the machine flexibility। तो दोस्तों ये थे कुछ सेकेंडरी कूलिंग के इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स। अब बात करते हैं व्हाट इज सेकेंडरी कूलिंग, यानी कि दोस्तों सेकेंडरी कूलिंग क्या है। तो दोस्तों सेकेंडरी कूलिंग को 5 अलग अलग टाइप से दिखाया गया है। पहला, सेकेंडरी कूलिंग विच इज आल्सो नाउ एज स्प्रे कूलिंग। दूसरा है इट टेक प्लेस इन अपरन चैम्बर, यानी कि दोस्तों सेकेंडरी कूलिंग स्प्रे कूलिंग के द्वारा की जाती है और ये हमारे अपरन चैम्बर से स्टार्ट होती है, रिंग जोन से, जहाँ से हमारा ब्लेड मोल्ड जैकेट से बाहर आता है, यानी कि बटन से। तीसरा है इट इज़ ओपन लूप कूलिंग, इसे हम ओपन लूप कूलिंग भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ओपन टाइप से होती है। हम ब्लेड के कलर को देखकर सेकेंडरी कूलिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों कूलिंग जोन बाय वाटर डायरेक्टली ऑन द ब्लेड सरफेस इज डिफाइंड एज स्प्रे आर सेकेंडरी कूलिंग। दोस्तों सेकेंडरी कूलिंग हमारे ब्लेड के सरफेस पे डायरेक्ट कूलिंग करती है। पांचवा है दोस्तों सेकेंडरी कूलिंग इज डोन टू मेंटेन सरफेस क्वालिटी एंड प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन ऑफ ब्लेड, यानी कि दोस्तों सेकेंडरी कूलिंग हमारे ब्लेड के सरफेस क्वालिटी और सॉलिडिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सेकेंडरी स्प्रे कूलिंग कब और कितनी होनी चाहिए और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों फर्स्ट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ डूइंग सेकेंडरी कूलिंग इज डिपेंड ऑन सेक्शन साइज एंड कास्टिंग स्पीड। और सेकंड है इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट विद ग्रेड ऑफ स्टील इज टू बी कास्ट। दोस्तों ये हमारी सेकेंडरी कूलिंग के वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, सेक्शन साइज, कास्टिंग स्पीड एंड स्टील ग्रेड, यानी कि हम किस ग्रेड का माल स्टील कास्ट कर रहे हैं। दोस्तों जनरली स्प्रे कूलिंग इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन एंड थर्ड जोन। फर्स्ट जोन इज आल्सो नाउ एज रिंग जोन, यानी कि दोस्तों हमारी स्प्रे कूलिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन और थर्ड जोन। दोस्तों किसी किसी कास्टर में जगह कम होने की वजह से जोन कम कर दिए जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि किसी किसी सीसीएम या कास्टर में 2 ही जोन होते हैं, फर्स्ट जोन और सेकेंड जोन। दिस ऑल जोन कंटेंट्स ए स्प्रे टाइप्स इन which spray nozzle are to mountain. Hence other important factors of doing secondary cooling is spray nozzle. It is very important to define to spray nozzle size, यानी कि दोस्तों यह कूलिंग स्प्रे नोजल एंड स्प्रे पाइप के द्वारा की जाती है सभी जोन में। ब्लेड के सरफेस के ऊपर
स्प्रे कूलिंग के लिए सही स्प्रे नोजल का डिफाइन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत से फिटर लोग या इंचार्ज लोग ब्लेड का कलर देखकर भी सेकेंडरी कूलिंग के वाटर को फ्लो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि दोस्तों इन लोगों के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी साल की वर्किंग होती है, तो इसलिए टेम्परेचर और ब्लेड के कलर को देखकर ये लोग सेक्शन साइज के हिसाब से भी पानी को कंट्रोल कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिक वैल्यू की। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड इज टू कूल 1 kg ऑफ मेटल। दोस्तों हमारे लिए ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 1 kg मेटल को ठंडा करने के लिए कितना kg पानी लगता है, उसे हम स्पेसिफिक वैल्यू कहते हैं। अब बात करते हैं स्प्रे नोजल के फिनोमिना की बारे में। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ स्प्रे नोजल। कूलिंग के दौरान ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो नोजल है उसका फिनोमिना क्या है। तो फॉर एग्जांपल में वी हैव स्प्रे नोजल साइज ऑफ 50-65 या 80-65। इट मीन्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नोजल 5 LPM या 8 LPM ऑफ फ्लो इज पॉसिबल इन ए डिग्री ऑफ 65 एंगल। यानी कि दोस्तों हमारा जो नोजल है वो चाहे 50-65 हो या 80-65 हो, इसका जो फर्स्ट डिजिट है यानी कि 5, ये 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी को फ्लो करता है एक नोजल 65 के एंगल में। फॉर एग्जांपल 12 नोजल इन रिंग जोन एंड टोटल पॉसिबल फ्लो फ्रॉम रिंग विल बी 12 × 5 = 60 LPM। जैसे कि दोस्तों हमारा एक नोजल 1 मिनट में 5 लीटर पानी फ्लो करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे रिंग जोन में 12 नोजल हैं। फॉर एग्जांपल में आप समझ लीजिए कि जैसे अगर 12 नोजल है तो 12 × 5 यानी कि 5, तो बराबर करने पे इसका आंसर जो निकल रहा है वो 60 LPM निकल रहा है। यानी कि दोस्तों हमारे रिंग जोन से 1 मिनट में 60 लीटर पानी फ्लो होता है 50-65 के नोजल से। दिस 60 LPM इज मैक्सिमम पॉसिबल फ्लो इन रिंग जोन फॉर एनी सेक्शन साइज। इफ वी वांट इंक्रीज द फ्लो देन वी हैव टू इंक्रीज द नोजल साइज एज पर रिक्वायरमेंट। यानी कि दोस्तों अगर आपको लगता है कि 60 लीटर पानी कम पड़ रहा है तो इसके लिए आपको अपने नोजल साइज को बढ़ाना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्पेसिफिक वैल्यू निकालने के फॉर्मूला की। तो जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि 1 kg मेटल को ठंडा करने के लिए हमें जितना पानी लगता है उसे हम स्पेसिफिक वैल्यू कहते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से इसे देख लेते हैं कि 1 kg मेटल को ठंडा करने के लिए कितना लीटर पानी यूज होगा। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला है स्पेसिफिक वैल्यू इंटू सेक्शन साइज इंटू सेक्शन साइज। हमने यहाँ सेक्शन साइज यहाँ 2 बार लिया है, उसके बाद आपको इंटू करना है, डेंसिटी लेनी है इंटू कास्टिंग स्पीड, फिर उसको आपको डिवाइड कर देना है 100 से। फॉर एग्जांपल इफ हमने दोस्तों स्पेसिफिक वैल्यू जो हमने ली है वो 1 लीटर ली है, सेक्शन साइज जो लिया है हमने वो 100 का लिया है, मेटल की जो डेंसिटी ली है वो हमने 7650 मीटर क्यूब ली है। एक बात आप लोगों को केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ठंडे मेटल की जो डेंसिटी होती है वो अलग होती है और गर्म मेटल की जो डेंसिटी होती है वो अलग होती है, यानी कि कम होती है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो ठंडा मेटल होता है वो सॉलिड सेल में होता है और जो हमारा गर्म मेटल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसकी वजह से दोस्तों इसकी जो डेंसिटी होती है वो माइनस+ होती है। और हमने जो कास्टिंग स्पीड ली है वो 1 मीटर पर मिनट ले रखी है और इसको डिवाइड किया है 100 से। तो चलिए इसे एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं कि 1 kg मेटल को ठंडा करने के लिए कितना लीटर पानी यूज होगा। तो 1 × 100 × 100 इंटू 7650 इंटू 1। तो दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो इसका जो आंसर निकल रहा है हमारे पास 76 LPM निकल रहा है। यानी कि दोस्तों 76 लीटर पानी हमारा 1 kg मेटल को ठंडा करने में यूज हो रहा है। या आप यूं कहें कि 1 kg मेटल को ठंडा करने के लिए हमें 76 लीटर पानी यूज करना पड़ेगा 76 LPM। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।